नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम्स की और इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, यानी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे और भारत को जरूरत क्यों पड़ी और इससे आगे हम लोगों को किस तरीके का हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। इन सब पे हम लोग जरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये ऑयल पाम्स होते क्या हैं। तो ऑयल पाम्स एक तरीके के ट्रीज हैं, ये वेजिटेशन है जिनके जो फ्रूट्स होते हैं यहाँ से पाम ऑयल निकलता है। और पाम ऑयल जैसा कि आपको पता है कि एक एडिबल ऑयल है जो कि कुकिंग एंड फूड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल ही है और 30% इसका पूरा का पूरा खुद का कंट्रीब्यूशन है इन दैट। तो दुनिया का सबसे ज्यादा कंजम्पशन इसी का होता है। इसके सबसे बड़े कंज्यूमर्स इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं और ये सबसे टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं। और इसका काम सिर्फ खाने की वस्तुओं के अलावा या खाने के पर्पसेस के अलावा डिटर्जेंट्स बनाना हुआ प्लास्टिक्स हुआ, कॉस्मेटिक्स हुआ या फिर बायोफ्यूल के रूप में भी किया जाता है। इंडिया इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है और जबकि हम लोग के मतलब यूसेज में डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स के अलावा 94.1% जो कंट्रीब्यूशन है वो फूड प्रोडक्ट्स और कुकिंग का ही है। मतलब बेसिकली ये हमारे एडिबल कंजम्पशन के ही काम में ज्यादा आता है। कोविड 19 के सिचुएशन के टाइम पे इंपोर्ट जो है हमारे वो 7.2 मिलियन मैट्रिक टन्स, ये मैट्रिक टन्स है, 7.2 मिलियन मैट्रिक टन से गिर के 7.2 मिलियन मैट्रिक टन आपके आ चुके थे 9.4 मिलियन मैट्रिक टन से गिर के। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से थी। अब ये जो हमारा प्लान है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम्स, तो ये कहता क्या है, इसके हिसाब से क्या है। तो इसमें ना 2014 से 2018 के बीच में दो स्कीम्स चलाई गई थी। ये स्कीम्स थी और ये दो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। ओपीईएई, ओपीएई है ऑयल पाम एरिया एक्सपांशन एंड नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ये जो आपका एनएमओओपी है, एनएमओओपी। तो इन्होंने क्या, डोमेस्टिक कल्टीवेशन जो था पाम ऑयल्स का उसको बढ़ाने के लिए इसको किया गया था, लेकिन अब इसको हटा के और ये पूरी की पूरी नई स्कीम इसमें लॉन्च की गई है जिसमें आपका ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर में आ रही है। इसका काम ये है कि हम लोग जो पाम ऑयल के एक्सपेंसेस हैं उसको कम करना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पे जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो कॉस्ट है, उसकी वजह से यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा अभी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी चलते इसको इंसेंटिवाइज भी किया जाने का प्लान है। यानी कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इसको 29,000 रुपीज इसको देने का प्रावधान इस प्लान के तहत गवर्नमेंट का है और पर प्लांट 250 रुपीज गवर्नमेंट इसमें देने का घोषणा कर चुकी है। और इसमें जो हमारा विजन है वो ये है कि 11 लाख मैट्रिक टन हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2025 से 2026 के बीच में। और ये हम लोग तब कर सकते हैं जब 10 लाख हेक्टेयर 25-26 और 16.7 लाख हेक्टेयर 29-30 के बीच में अगर हम लोग ये अचीव कर लें। उसके लिए बेनिफिट्स जो मिलेंगे इकोनॉमी को, इकोनॉमी जो बूस्ट होगी वो किस तरीके से होगी, इसका जो खास मकसद है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये पाम ऑयल, ये ऑयल पाम जो प्लांट्स हैं, प्लांटेशन है, ये कहाँ के लिए सूटेबल है। तो ये ट्रॉपिकल एक तरीके से ट्रॉपिकल ट्रीज हैं। तो ये उन एरियाज में ज्यादा उगेंगे जहां पे रेनफॉल सबसे ज्यादा हो। तो रेनफॉल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो है ही है। तो इनके जो वेदर है वो एकदम सूटेबल है और उन्हीं सूटेबल वेदर कंडीशंस की वजह से हम लोग इन स्टेट्स को, इन रीजन्स को प्रेफर कर रहे हैं। उसके अलावा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा उससे, देखिए हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रही है कि हम लोग फूड क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और कैश क्रॉप्स पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं और फार्मर्स को इसी बात का नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक स्विचिंग
मैकेनिज्म हो सकता है, या बोलें कि स्विचिंग फॉर्मूला हो सकता है, जिससे कि फार्मर्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे और उनके क्रॉप्स का एक अच्छा प्राइस मिलेगा, जिस वजह से कि वो लोग भी अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। 2016 से 2017 के बीच में, मतलब ये 17 का डेटा है, तो इंडिया का कंजम्पशन था 9.3 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि बहुत ज्यादा है पाम ऑयल का। और ये जो आपका ऑयल पाम है, ये ऑयल पाम विल रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी। एक्चुअली क्या है कि जो हम लोगों की डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है मलेशिया पे। और इसी दौरान जो 2016-2017 का दौर था, यहाँ पे हम लोग 99% तक हमारे इंपोर्ट्स पाम ऑयल के मलेशिया से मंगाते थे। अब हुआ ये कि उस समय मलेशिया ने काफी बुराई की थी एक तरीके से भारतीय पॉलिसीज की, लेकिन फिर भी इंडिया उस एक्शन को कंडेम नहीं कर पाया था, क्योंकि इमीडिएट स्विचिंग पॉसिबल नहीं होती। और इसी वजह से फिर धीरे धीरे करके अब हम लोग इंडोनेशिया से भी काफी ऑयल जो है उसको इंपोर्ट कराते हैं, पाम ऑयल जो है। और कहीं ना कहीं यह भी एक स्विचिंग फैक्टर है, जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा, एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इससे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ को उतना रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस एक्शन को, इस मिशन को उतना ज्यादा पुश नहीं मिल रहा है, काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक तो ये कि ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे, तो उस वजह से जो वाटर इश्यूज है, इंडिया जो है वो अपने आप में एक वाटर स्कैर्स पॉपुलेशन वाला कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 1.3 बिलियन है, स्टैगरिंग पॉपुलेशन, और हमारे पास में लैंड बहुत कम है। ऊपर से जो ग्राउंड वाटर है उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्स रीजन हम लोग कह सकते हैं। और ऐसी कंट्री में ऐसी प्लांटेशंस को बढ़ावा देना एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है कि ये मोनोकल्चर है, और इसमें मतलब आप ये मान के चलिए कि दुनिया भर में, स्पेशली अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे जंगल के जंगल उड़ा दिए गए जस्ट टू हैव दिस प्लांटेशन। पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए जंगल के जंगल उड़ा दिए गए, और डिफॉरेस्टेशन का ये एक मेजर इशू है। और हालांकि ठीक है, आपने प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, आप कहेंगे कि हमने पेड़ काटे, हमने पेड़ लगा भी तो दिए, लेकिन ये मोनोकल्चर है ना, उतना डाइवर्स होगा नहीं। आप समझिए कि आपने 100 अलग अलग प्रकार के पेड़ काट के एक ही प्रकार का पेड़ उस पूरी जमीन में लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत फर्क पड़ेगा, और बायोडाइवर्सिटी वहां से डिसलोकेट होगी। और डिसलोकेट जो होगी तो फिर बहुत ही ज्यादा थ्रेट्स आएंगे, जैसे कि ह्यूमन एनिमल एनकाउंटर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ को अपनी नेटिव जगह से मूव करना है तो मूव करेंगे तो रिहायशी इलाकों में भी आ सकते हैं। रिहायशी इलाके मतलब रेजिडेंशियल एरियाज में भी आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से आपके जो 2 हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, ICFRE, इन्होंने कहा कि इसको जितना हो सके अवॉइड किया जाना चाहिए, जितना हो सके। दूसरी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है ग्रीन डेजर्ट्स का फॉर्मेशन। जब आप इनकी फोटोज देखेंगे तो एकदम बहुत ही दूर दूर तक, मैं दिखाऊंगा अभी, हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं। और ऐसा है कि ये कार्बन सिंक की तरह काम तो करेंगे, लेकिन जो एक फॉरेस्ट करता है उसके मुकाबले ये सिर्फ 1/3, या फिर हम यूं कहें 1/3 से 1.5 ही कार्बन सिंक की तरह काम कर पाएंगे। क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है इनका डिस्क्रीट शेप, जो मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखिए, IUCN ने ये एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, और देखिए ये जो पेपुआ न्यू गिनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और जहां पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है, इन सारी कंट्रीज में ये मेजर पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। देख रहे हैं आप, ये जो डार्क से मेंशन हुई है यहाँ पे, देखिए इन सारी प्रजातियों को बहुत बड़ा
थ्रेट है, स्पेशली इन सारी प्रजातियों को। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, ऑल ऑफ द स्पीशीज आर अंडर थ्रेट। तो ये IUCN की रिपोर्ट है जो कि ऐसा कहती है। 193, सोचिए 193 स्पीशीज। एनीवेज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स का ये दिखाता है, ये भी IUCN से ही सोर्स है। देखिए, ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ जाएगा क्योंकि कार्बन सिंक की तरह ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। दूसरा, ये एक तरीके से इन्वेजिव स्पीशीज है, जैसे कि ये वो स्पीशीज आ जाएंगी अब जो नेटिव्स हैं उनको हटा देंगी। डिफॉरेस्टेशन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सॉइल फर्टिलिटी, मोनोकल्चर है तो होगा ही। और आपका डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी, क्योंकि वाटर कंज्यूमिंग है ये बहुत ज्यादा। वाटर रिटेंशन और वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम होगी। देखिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, एज इफेक्ट्स इसके दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि IUCN ने मेंशन की थी, एंड रिलेटेड है ये पाम ऑयल प्रोडक्शन से ही। एक मेजर कंसर्न है ये जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप देखिए, मैंने ग्रीन डेजर्ट इसको क्यों कहा, आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये एकदम एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड है, हरियाली दिखेगी आपको, लेकिन एट द सेम टाइम, अब अच्छा, यहाँ पे आप इसकी शेप भी देखिए। इसकी जो शेप है ये डिस्टिंक्ट शेप है, ये कुछ इस तरीके से है ना, और ये काफी गैप भी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे जो कि एक रेन फॉरेस्ट के जो रेन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो इतने अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसमें गवर्नमेंट को फूंक फूंक के कदम रखना होगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया हो और आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताइएगा जरूर नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद।